है। खबरों का रुख करेंगे। देश के कई राज्यों में कृषि कानून का विरोध अभी भी जारी है और इसका ज्यादातर असर पंजाब और हरियाणा में देखा जा रहा है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि विरोध करना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर हमारा संविधान हमें अपनी आवाज उठाने का अधिकार देता है तो आप क्यों उन्हें रोक रहे हैं, ऐसा उन्होंने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए कहा है। सब दुनिया को मालूम था कि हमारे किसानों ने कहा है कि 26 और 27 को हम दिल्ली जाएंगे, तो मैं तो समझता हूँ उनका लोकराज हक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्शन। ये हो सकता है कि वहाँ एलोकेट कर देते कोई जगह कि जहाँ आप वहाँ जाके आप इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन उनको रोकना इट्स अगेंस्ट हमारी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसके खिलाफ है। कोई किसी ने कानून नहीं तोड़ा, किसी ने कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, तो फिर रोकने का फायदा क्या हुआ। कोशिश की उन्होंने एक तो जगह में, तो एक बार कोई एक्शन लेता है तो नेचुरली कोई जो नौजवान बैठे उनका रिएक्शन हुआ और रिएक्शन में टीयर गैस हुआ वगैरह है। ये अच्छी बात नहीं है, लोकराज में होनी नहीं चाहिए। हमारी पंजाब में 60 दिन से लोग रेलवे लाइन पे बैठे, हमने कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी को भी कोई चोट मिली हो, लगी हो। तो ये ऐसी बात हरियाणा कर देती, जाने देते। फिर अभी चले तो गए, पता नहीं कितने हजार तो क्रॉस कर गए, हरियाणा के बॉर्डर दिल्ली के रास्ते में है। तो ऐसे पहले ही कर देते। ये जो बदहजमी हुई है, जो जिस किस्म का काम हुआ है, ये काम अच्छा नहीं था, ऐसे ही उनको जान देते। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून को लेकर के कहा है कि नए कानून बनाना समय की आवश्यकता थी। पंजाब में हमारे किसान भाई बहनों को कुछ भ्रम है, हमने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर वार्ता की है। मैंने 3 दिसंबर को सभी किसान यूनियनों को एक बार फिर से बैठक के लिए बुलाया है। सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। कृषि के क्षेत्र में चाहे एमएसपी बढ़ाने का मामला हो, चाहे उपार्जन बढ़ाने का मामला हो, चाहे 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मामला हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, जितना बड़ा निवेश पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 93,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से खजाने से निकलकर किसान के खाते में जमा होना, यह मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। और जहाँ तक रिफॉर्म का सवाल है, नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए। जेल से मोबाइल फोन के जरिए बीजेपी विधायक से संपर्क कर उन्हें प्रलोभन देने के मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। भागलपुर जिले के पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने लालू के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज करवा दी है और रजत सुप्रीमो पर पटना में विजिलेंस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उन्होंने लालू यादव पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और साथ ही फोन पर विधायक को प्रलोभन देने का भी आरोप बताया है। बिहार में बीजेपी विधायक ललन पासवान ने यह कहा है कि लालू जी से बातचीत का ऑडियो सामने है, आरजेडी का षड्यंत्र फेल हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि एक पब्लिक सर्वेंट को प्रलोभन देना और सदन में अनुपस्थित होने के लिए प्रेरित करना गलत है। हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। कानून पर भरोसा है, उन्हें न्याय मिलेगा। और जो बातचीत हुई थी लालू जी से, वो हु बहु ऑडियो एज इट इज सबके सामने, मीडिया के सामने है। और
जिस तरह से कल बात निकल कर आ रही थी कि आप लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें पुलिस में शिकायत करेंगे, FIR करेंगे। कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सामूहिक निर्णय होता है तो हम लोग बैठेंगे। कल अध्यक्ष का चुनाव था, वो सफल रहा, और आरजेडी जो है अध्यक्ष के चुनाव में जो हम लोग को गिराना चाह रहे थे, अध्यक्ष को गिराना चाह रहे थे, वो विफल हुए हैं, उनका षड्यंत्र फेल हुआ है। और आज हम लोगों ने निर्णय किया, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सारे पार्टी फोरम में रखा गया, तो निर्णय हुआ कि जिस तरह से आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने जब ट्वीट किया कि एनडीए के विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है, कल के स्पीकर के चुनाव को बाधित करने का कोशिश किया जा रहा है, तो आरजेडी की तरफ से बयान आया कि अगर बातचीत हुई है तो फिर ऑडियो कहाँ है, वो बातचीत का ऑडियो कहाँ है। जब उनके पास ऑडियो आ गया तो कहने लगे ऑडियो झूठा है, ऑडियो गलत है। और इसके बाद लगातार आप लोगों की तरफ से भी सब तरफ से सवाल उठता रहा कि अब इसका क्या करेंगे, आप FIR करेंगे। तो निर्णय हुआ FIR करने का। तो हम लोगों ने, चूंकि देखिए हम विधायक हैं, और विधायक MLA जो होता है ना, जनता का सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, नौकर है जनता का। डेमोक्रेसी में जनता मालिक है और MLA MP नौकर है जनता का। और एक पब्लिक सर्वेंट को प्रलोभन देना, पब्लिक सर्वेंट को उसके अपने कर्तव्यों को नहीं करने के लिए प्रेरित करना, सदन से अब्सेंट होने के लिए प्रेरित करना, ये करप्शन में आता है। हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत हम निगरानी थाना पटना में हमने FIR दर्ज कराया है, और उसके तहत कार्रवाई के लिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है, और कानून पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। मैं चूंकि कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, न्यायविद नहीं हूँ, जो मैं नहीं बता सकता कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए, और आप लोग कृपया हमसे सवाल भी नहीं पूछेंगे किसके लिए क्या। किसानों के आंदोलन पर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने यह कहा है कि अन्नदाता पर इस तरह से कार्रवाई करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब से यह कानून बना है तब से किसानों के बीच लगातार एक भय का वातावरण बन गया है, और साथ ही उनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। सरकार को चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों और किसान संगठनों को बुलाकर के उनसे बातचीत की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एक अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री है। बीजेपी के राज में 12 लाख किसानों से धान की खरीद होती थी, और हमारे राज्य में 18 से 19 लाख किसानों से खरीद हो रही है। अन्नदाता पे इस प्रकार से कार्रवाई किया जाना बेहद निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि उनको बुला के बात करें, उनके प्रतिनिधियों से बात करें, क्योंकि जब से ये कानून बना है तब से लगातार किसानों के बीच में एक भय का वातावरण है, और साथ ही आने वाले भविष्य उनका अंधकार में दिखाई पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि सभी राजनीतिक दल के लोगों को और किसान संगठनों को। जम्मू कश्मीर में 3 दिन हुई बर्फबारी के बाद 12 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों को पहाड़ी इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है। 3 दिन लगातार हुई बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर बर्फ की चादर मोटी हो गई है, जिससे पहाड़ों का वजन बढ़ गया है, और ऐसे में हिमस्खलन होने का डर अब बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से कई इलाकों में टीमों को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि अगर कहीं पर भी हिमस्खलन की कोई घटना हुई तो तुरंत उस पर काम किया जा सकेगा। और LOC पर जवानों को भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि हर साल कई जवान हिमस्खलन की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की तरफ से जिन जिलों में चेतावनी जारी की गई है उनमें किश्तवाड़, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, कुछ पुंछ और राजौरी, रामबन, डोडा, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, गांदरबल और लेह शामिल हैं। इन जिलों के पहाड़ी इलाकों में भी रहने वाले लोगों को यह कहा गया है कि पहाड़ वाले क्षेत्रों की तरफ आते जाते ध्यान रखा जाए।
हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला से सटे कुफरी में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो गया है। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने यह बताया है कि बर्फबारी की वजह से टूरिज्म बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन किसान आंदोलन के कारण दिल्ली में जो पिक करने के लिए गाड़ियां गई थी पर्यटकों को, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ गिरी हुई देखी, ऊपर गए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ठंड बहुत है तो जल्दी वापस आ गए। क्या अपने दोस्तों को क्या मैसेज देंगे कि इस तरह बर्फबारी? हाँ, बर्फबारी देखने जरूर आना चाहिए, बट थोड़ा सा कोरोना का टाइम है तो उसकी प्रिकॉशंस लें और जो भी नियम हैं उनको फॉलो करते हुए अगर आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ। हम लोग यहाँ पर एक शादी में आए हुए, मुंबई से आए हुए हैं और यहाँ पर आए तो पता चला कि बर्फ़ पड़ी हुई है, तो हम अपने बच्चों के साथ में आए हुए हैं। तो बच्चों ने कहा कि उन्होंने कभी बर्फ़ देखी नहीं थी, पड़ी हुई देखी हुई नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि चलो बर्फ़ देखनी है। तो अभी फिर हम यहाँ पर आए हैं और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको तो यहाँ पर रुकना है, लेकिन हम यहाँ पर चूँकि हमारे टिकट्स वगैरह सब बुकड हैं तो हम यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं। तो हमें हिमाचल प्रदेश वैसे ही खूबसूरत लगा और ये जगह बहुत बहुत खूबसूरत लगी और हम यहाँ पे दोबारा आना चाहेंगे और लोगों को ये संदेश भी देना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आएँ और कोरोना में आएँ लेकिन अपना पूरे प्रिकॉशंस लें और यहाँ पर एंजॉय करें। क्या उम्मीद थी कि इस तरह आपको बर्फबारी का तोहफा मिलेगा? नहीं, इस तरीके से हमको ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हमने लोगों से ये सुना था कि यहाँ पर बर्फ़ जो है पड़ सकती है। हम यहाँ पे करीब 1 वीक से हैं, तो आज हमारा जाने का दिन था, तो आज ये कल रात को ये सब। पंजाब हरियाणा में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है और प्रदेश सरकार ने सभी बॉर्डर सील किए। ऐसे में किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई, जिसे लेकर के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों और सरकार से शांति बनाए रखने की अपील की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में अपने पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान हुड्डा ने यह कहा कि किसान और सरकार आमने सामने है। ऐसे में किसानों और सरकार दोनों को ही संयम रखने की जरूरत है। हर बात का समाधान बातचीत से ही निकलता है। सरकार को चाहिए कि वो किसानों को संतुष्ट करें और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृषि कानून में एमएसपी को लेकर के प्रावधान किया जाना चाहिए। अगर कोई भी एमएसपी से नीचे फसल खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जहां तक किसानों के ऊपर लाठीचार्ज का और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, उसकी वो उन्होंने निंदा की है। नहीं, बड़े संयम से बातचीत से इसको हर चीज़ का समाधान होता है। बातचीत से के जरिए इसको समस्या का समाधान किया जाए। माहौल बिगड़ नहीं देना चाहिए सरकार को भी और लोगों को भी। मैं कहता हूँ माहौल बिगाड़ने की बात नहीं है और सरकार को तुरंत उनसे बात करके। मुंबई में नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत जारी मुहिम के तहत 3 जगहों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं और उनमें से एक अफ्रीकी नागरिक भी है। इनसे 121 किलो गांजा, 350 ग्राम MDMA जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की तरफ से नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में डील करने वाले पेडलर्स के अगेंस्ट एक स्पेशल ड्राइव लिया जा रहा है, जिसके तहत कल दिन भर में 3 जगह पे कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स सेल के आज़ाद मैदान यूनिट और बांद्रा यूनिट इनकी तरफ से की गई है। इस कार्रवाई में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनसे 121 kg गांजा, वीड जिसको कहा जाता है, वो जब्त किया गया है और 350 ग्राम्स MDMA ये एक जब्त किया गया है। क्योंकि दोनों की क्या कीमत होगी, क्या बता सकते हैं? ये टोटल सीजर जो है वो 1.75 करोड़ का है और इसके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन है कि इसके कौन सप्लायर थे, इसका क्या यूज़ किया जाना था, इसके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये 3 केस में कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? कोई एक विदेशी नागरिक है पता चल रहा है? इन 3 केसेस में टोटल 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें से एक अफ्रीकन नेशनल है और उसके बारे में भी उसका पासपोर्ट और वीज़ा और अदर जो है डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में।
उत्तराखंड के गदरपुर महाजन नर्सिंग होम पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महावीर सिंह पहुंचे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहना करके उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद हिंदुओं की रक्षा के लिए हवन यज्ञ भी किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महावीर सिंह ने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर हिंदुओं के प्रति जागरूक अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कार्यालय गदरपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता द्वारा अपने जो संगठन के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं माननीय महावीर जी का यहाँ भव्य स्वागत किया गया और इस उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं द्वारा एक हवन यज्ञ का कार्यक्रम भी किया गया। माननीय महावीर जी द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा गया कि भारत को यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत के 6.5 लाख गांव में कम से कम 1.5 लाख गांव में राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की इकाई मजबूत खड़ी करनी होगी। लगभग 40 लाख कार्यकर्ता हमको तैयार करने होंगे, तभी जाकर जो भारत की परिकल्पना थी विश्व गुरु बनने की। हिमाचल का सिरमौर ठंड की चपेट में आ चुका है। जिले के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश से ठंड का प्रकोप भी वहां पर बढ़ गया है। जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में ताजा हिमपात हुआ है और अब तक चूड़धार में 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। निचले क्षेत्रों में बारिश से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। किसानों और बागवानों के चेहरों पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं फसलों के लिए भी बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं बताई जा रही। इसके अलावा मैदानी इलाकों में लोगों को सूखी ठंड से राहत मिली है। पिछले लंबे समय से लोग बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 3 महीने के बाद एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार जिले में बारिश और बर्फबारी हुई है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ पंजाब सीटू का जेल भरो आंदोलन जारी है। इस कड़ी में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलन की अगुवाई जिला अध्यक्ष अमृतपाल कौर ने की और इस दौरान आंगनबाड़ी वर्करों ने उनके साथ में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने ये कहा कि पूरा भारत केंद्र सरकार की लोकतांत्रिक नीतियों और संविधान पर हमलों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਧਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ जिस तरह भी उन्होंने सैटिंग बैठती है सानू टीचर का दर्जा दे के। कोरोना महामारी के संकट और देश में संक्रमण की दूसरी लहर के बीच डीजीसीए ने भारत में कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। अब इस फैसले के बाद से देश में 31 दिसंबर तक न तो कोई व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत से बाहर जाएगी और न ही दूसरे देश से भारत में आ सकेगी। हालांकि चुनिंदा फ्लाइट्स को मंजूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। इस समय अवधि के दौरान भी वंदे भारत मिशन के तहत जारी विशेष उड़ानें पहले की तरह जारी रहेंगी और इससे पहले डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। डीजीसीए के आदेश में यह कहा गया है कि उसकी यह पाबंदी इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट्स की उड़ान पर लागू नहीं होगी। इसको लेकर के डीजीसीए ने अपनी खास मंजूरी दी है। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को एजेंसी द्वारा चुने हुए रूट पर मंजूरी दी जा सकती है। देश में आज संविधान दिवस भी मनाया गया। भारत के संविधान को लेकर के जहां संविधान की पालना की शपथ दिलाई गई, कई जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सिरमौर में नाहन में जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की है। इस अवसर पर उन्होंने
जिले के अधिकारियों को संविधान की शपथ दिलवाई और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने यह भी बताया कि साल 2015 से बीजेपी की सरकार ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ये संविधान हमारा अडॉप्ट किया था और 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष में हमारे देश में ये लागू हुआ। हम सब लोग जो भारतवर्ष में रहते हैं, भारतीय संविधान के अनुरूप जो हमें अधिकार मिले हैं, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, किस तरह से हमारा देश चले, किस व्यवस्था में चले, हम इस संविधान में बंधे हुए हैं। संविधान दिवस है, उसकी अपने ओर से सभी को बधाई देना चाहता हूँ। 2015 से ये श्रीनगर के बाहरी इलाके अवन शाह HMT चौक में आतंकवादियों ने सेना की क्विक रिएक्शन टीम पर घात लगाकर के हमला किया। इस हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। हमलावर मारुति कार में सवार थे और इनकी संख्या 3 बताई जा रही है। हमले के तुरंत बाद आतंकी कार लेकर के घटनास्थल से फरार हो गए। फरार होते समय आतंकी घायल जवान की AK-47 राइफल भी अपने साथ ले गए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश के लिए अभियान चलाया हुआ है और सेना के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने यह बताया है कि शहीद जवानों की पहचान 163 बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के सिपाही रतन और TA की 101 बटालियन के सिपाही देशमुख के रूप में हुई है। वहीं IGP कश्मीर रेंज विजय कुमार ने आतंकी हमले की पुष्टि करते हुए यह बताया है कि इस हमले को 3 आतंकवादियों ने अंजाम दिया और यही नहीं, इसके पीछे जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का हाथ भी बताया जा रहा है। ये आतंकी मारुति कार में सवार होकर के आए थे। उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिजनौर में एक बार फिर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मासूम बच्ची के साथ बहला फुसला करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना को लेकर मासूम बच्ची ने जब अपने परिजनों को बताया तो थाने में तहरीर दी गई। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया और मामला थाना चांदपुर क्षेत्र के मोहल्ला कमालपुर से सामने आया है। बच्ची घर का सामान लेने के लिए बाजार गई थी और इसी दौरान उसके साथ ही वारदात हुई। बिजनौर के थाना चांदपुर में आज 376 IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। परिजनों का आरोप है कि उसकी लड़की जो करीब 14-15 साल की प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है, मार्केट में सामान लेने के लिए गई थी। कोई व्यक्ति बहला फुसला करके ले गया, रात भर बाहर रही। सुबह पड़ोस के गांव के किसी व्यक्ति ने उसे खड़े देखा, परिजनों को सूचना दिया। इस पर परिजन पहुंचे। यद्यपि लड़की सकुशल थी, लेकिन उसने बताया कि उसके साथ दुराचार हुआ है। संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच पड़ताल, मेडिकल परीक्षण। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच उस समय विवाद बढ़ गया जब कैप्टन ने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर दिए। 2 ट्वीट उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को संबोधित करते हुए किए, जबकि एक ट्वीट बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को ये कहते हुए किया है कि वो अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्यों को किसानों को दिल्ली पहुंचने देने के लिए अपील करें। मनोहर लाल ने कैप्टन के इन ट्वीट का लगातार जवाब दिया। मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में कैप्टन अमरिंदर को भोले भाले किसानों के ऊपर राजनीति करना शोभा नहीं देता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट में ये कहा कि ये दुखद विडंबना है कि संविधान दिवस पर किसानों के संवैधानिक अधिकार को न केवल छीना जा रहा है बल्कि उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी विपक्ष पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने यह कहा कि देश में ट्रेड यूनियन की हड़ताल पर उन्होंने ये कहा कि मजदूरों ने अपने हक के लिए हड़ताल की है, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। मजदूरों की जो जायज़ मांगे हैं सरकार को उन्हें पूरा करना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएं। मिलता है तो हंगामा का सहारा लेते हैं और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण संक्षेप में ही सही बहुत अच्छा अभिभाषण था। सारे सरकार की नीतियों का उसमें परिलक्षण था। नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो लोग करते हैं तो उनकी बात को हम लोग कैसे कर सकते हैं जी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की संख्या अधिक है और विपक्ष जो हमेशा जो है हर एक समय
अपने संख्या बल को दिखा रहा है, सरकार को टारगेट कर रहा है? संख्या बल कुछ भी हो तो संख्या बल तो कल पता चल गया ना कि किसकी बहुमत है। जब बहुमत पर हल्ला के नाम पर और संख्या कम होने के नाम पर सिर्फ उसको प्रभावित करना चाहेंगे तो वो तो उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में चाहिए, चूंकि विरोधी भी सरकार के पक्ष अंग होते हैं, हर काम में सहयोग करना चाहिए। जहां गलतियां हो सरकार को, उसको जो नियम और परिनियम बने हुए हैं उसके आलोक में इंडिकेट करना चाहिए। कल आप प्रोमोटेड स्पीकर थे, लेकिन लालू यादव ने जिस तरह से फोन करके एनडीए के विधायक को कहा था कि तुम वोट करो, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इस संबंध में मैं ये कहूंगा कि हमें भी जानकारी है, हमारे कई एक लोगों को उन्होंने टेलीफोन किया था कि मांझी जी से बात करा दीजिए। हमने बात करने का काम नहीं किया। वो उनकी नियति है गलत काम करने का, करते रहे हैं और उसी के बल पर आज जो भी करना है। ट्रेड यूनियन का जो है स्ट्राइक है पूरे देश में, मजदूरों को हक हकूक के लिए आंदोलन किया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, मजदूरों के जो लड़ाई है और मजदूर अपना हक के लिए हड़ताल किए हैं, हम समझते हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। मजदूरों की मांग जो जायज मांग है उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक दहेज को समाज से खत्म नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से आए दिन इससे प्रताड़ित होने वाले लोग मौत के गले भी लग रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के रेवाड़ी से सामने आया है, जहां पर बेटी की शादी 25 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन इस घर में ज्यादा खुशी आए इससे पहले ही परिवार को तगड़ा झटका लग गया। दरअसल गांव पाडला में लड़की के पिता ने शादी से एक दिन पहले ही कार्ड पर दहेज की मांग को लिख करके आत्महत्या कर दी है। आत्महत्या का कारण लड़के पक्ष की तरफ से दहेज में 30 लाख रुपए की मांग करना बताया जा रहा है। हालांकि राजस्थान खुशखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपित लड़का पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और देखना होगा कि कब तक इन दहेज लोभियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। साथ ना हो, मेरे पापा के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरी राजस्थान सरकार से मांग है, बल्कि भारत सरकार से मांग है कि ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो। खुशी की जगह मातम छाना बहुत बड़ी बात होती है। जब इंसान खुशी मनाता है और जब मातम छा जाता है 2 मिनट कुछ ही पल बाद, तो बहुत बुरा होता है उस इंसान के लिए। ऐसा किसी और के साथ ना हो। मेरे मामा ने, मेरे भाई ने, उनके राजस्थान की चित्तौड़गढ़ कपासन पुलिस ने हाईवे पर कार्रवाई करते हुए मक्का की आड़ में तस्करी करके ले जा रहे 352 किलो डोडा चूरा को जब्त कर लिया है। और कपासन सीआई हिमांशु सिंह राजावत ने यह बताया है कि राजमार्ग पर चिकित्सालय के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर दिखाई दिया जिस पर तिरपाल ढकी हुई थी और नाकाबंदी देखकर ट्रेलर चालक और खलासी भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया, दोनों को पकड़ लिया गया तो तलाशी लेने पर मक्का के कट्टे भरे हुए थे और मक्का के कट्टों के बीच में ही डोडा चूरा भी मिला। फिलहाल मामले की जांच भोपाल सागर थाना अधिकारी गोपाल नाथ को सौंपी गई है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं
ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने गुरुवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की है। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इसके बाद विदेश सचिव ने यह बताया है कि हमारी बातचीत काफी अच्छी रही है। द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। विदेश सचिव ने आगे यह भी बताया है कि कुछ क्षेत्रों में मिलकर के आगे बढ़ने और सहयोग के लिए हम तैयार हैं। और साथ ही उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग को लेकर के सहमति देने और कई मामलों में प्रतिबद्धता जताने की सराहना भी की। पाकिस्तान के अग्रणी विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुरुवार को कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी बताया है कि नोवेल कोरोना वायरस के लिए कराए गए टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। देश में 2 बार प्रधानमंत्री पद संभाल चुकी पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के 32 साल के बेटे बिलावल पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के प्रमुख हैं और उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 के लिए मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया है और इसके बाद मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए उनमें लक्षण काफ़ी कम है और वो घर से ही काम करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में ईरान पर और भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके संकेत ईरान में अमेरिका के विशेष दूत एलियट एब्राम्स ने दिए हैं। उन्होंने अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी सलाह दी है कि क्षेत्रीय संतुलन और परमाणु हमले के खतरों को टालने के लिए ईरान के खिलाफ की जा रही सख्ती बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो बाइडेन के नए विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को यह देखना जरूरी है कि 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते में कहां गलती हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन को माफी दे दी है। फ्लिन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप टीम को और रूस के बीच संभावित मिलीभगत के बारे में FBI को झूठा बयान दिया था। ट्रंप ने 61 साल के फ्लिन को माफी देने वाले कार्यकारी आदेश पर बुधवार को हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में यह कहा है कि मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि जनरल माइकल टी फ्लिन को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। मुझे पता है कि अब आप सही मायने में थैंक्स गिविंग मना पाएंगे। इथियोपिया में बड़ी अशांति का खतरा मंडराने लगा है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने सेनाओं को अशांत टिग्रे प्रांत की राजधानी मैकेल की ओर बढ़ने के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री का यह कहना है कि टिग्रे नेताओं को आत्मसमर्पण करने के लिए दी गई 72 घंटे की म्याद खत्म हो गई है, जिससे अब सेना का ही विकल्प शेष बचा है। इसके साथ ही सरकार ने मैकेले में रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को हिदायत भी दी है कि वो घरों में ही रहें। बता दें कि बीते 4 नवंबर को इथियोपियाई सेना और टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के लड़ाकों के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। एक वक्त ऐसा भी था जब टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट इथियोपिया की सरकार में हावी था, लेकिन प्रधानमंत्री अबी अहमद के शासन में उसे हाशिए पर धकेल दिया गया और अब दोनों ही सरकारें एक दूसरे को अवैध बता रही हैं। वहीं यूपी में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां आए दिन रफ्तार की चपेट में आने से मासूमों की जान भी चली जा रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला कासगंज से सामने आया है, जहां पर कासगंज के गांव नोगवा के पास बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर के खड्डे में पलट गई, जिससे बस में सवार 10 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घायल बाराती रंजन ने यह बताया है कि कंडक्टर बस चला रहा था, जिसकी लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। क्या नाम है आपका? निरंजन।
निरंजन बताइए क्या घटना हुई है, तो लोग घायल होकर आए हैं अस्पताल में? कानरखेड़ा से बारात गई थी खुशालपुर, वहाँ से लौटते समय 2 बजे के लगभग बस पलटी तो 10-12 लोगों के चोट। बस में लोग थे 70-80 के लगभग। चोट लगभग कितने लोगों को लगी? मामूली चोट कितने लोगों को आई? ऐसे तो होगी कम से कम 20 के लगभग। तो मतलब बस क्या था, खाई में जाके मतलब क्या था, पलटी क्या हुआ? पलटी नहीं, वो घुसेड़ता हुआ चला गया नीचे को, अपने आप ही बस उस पर कंट्रोल नहीं हुई और ड्राइवर नहीं चला रहा था, हेल्पर चला रहा था। ये नौगवा हाईवे पर एक बारातियों से भरी हुई बस थी, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। सभी के माइनर इंजरी आई है, हल्की हल्की चोटें आई हैं, किसी के कोई गंभीर चोटें नहीं आई हुई हैं। ये कुसाहाल से कादरखेड़ा के लिए कोई बस जा रही थी। मामला क्या था, किस तरीके से बस पलटी है, क्या हुआ? ये नौगवा पे कोई जो बस है वो नहर की तरफ नहर में उतर गई थी। लगभग सब कितने लोग घायल आपके पास? इसमें लगभग 10 लोग आए हैं जो घायल हैं, लेकिन सबके माइनर इंजरी है, किसी के बहुत ज़्यादा। दिल्ली में दीपावली के समय अचानक से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई थी, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। कोरोना को काबू करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के स्थिति साफ की है। 8.49 यानी 8.5% से कम रही। जो पॉजिटिविटी 7 नवंबर को 15.26 थी, मतलब 15.5% से घट के 8.5% पे आ गई है। 40% से भी ज़्यादा की गिरावट है। और मैं आपको बार बार कह रहा था कि भाई देखो, एक दिन से नहीं पता लगता, ये तो वीक टू वीक देखना होता है। और वीक टू वीक लगातार पिछले 3 हफ्तों से जो संक्रमण की दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो लगातार धीरे धीरे कम आ रहा है। और दिल्ली में अब पॉजिटिविटी 8.5% पे रह गई है। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने विशेषज्ञों से सुझाव भी मांगा है कि ऐसे में क्या किया जाए कि दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों में कमी आए। कल मीटिंग हुई थी, उसमें सीएम साहब ने उनसे सुझाव मांगा कि क्या प्रोटोकॉल में कुछ और भी करने की आवश्यकता है, और आप उनके ऑडिट के लिए बोला, इनको देखें, अगर कुछ भी करने की जरूरत होगी हम जरूर करेंगे। तो नंबर्स के हिसाब से सर, क्या सरकार स्कूल खोलने की सोच रही है या फिर अभी कुछ दिन और? नहीं, अभी स्कूल खोलने का विचार नहीं है। देखिए, जल्द ही वैक्सीन आने वाली है। एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कुछ बैंक यूनियनों के शामिल होने से गुरुवार को देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंकिंग कामकाज आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। दरअसल सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में विदेशी और सरकारी लेनदेन, ब्रांचों में निकासी जमा सहित नकद लेनदेन भी प्रभावित हुआ है। बता दें कि ये उन जगहों पर अधिक है जहां पर हड़ताल में भाग लेने वाली यूनियनें मजबूत हैं। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों में काम जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर केवड़िया में जारी एक कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम वो जख्म कभी भी नहीं भूल सकते। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोला था और इस हमले में कई लोगों की जान चली गई थी। पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। किसान कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने शुरू से ही किसानों के समर्थन की बात कही है। जब किसान दिल्ली कूच के लिए निकले और उन पर हरियाणा पुलिस ने कहर ढाने की कोशिश की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज की गई, तो राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए किसानों का समर्थन किया। उन्होंने एक कविता भी ट्विटर पर लिखी है और साथ ही ये भी लिखा है कि मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डटकर खड़ा है।
कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही है और इस बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र की कमी के दोषों को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि हर कोई अपनी नाराजगी पार्टी प्रधान या फिर वर्किंग कमेटी के पास उठाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मामलों को सार्वजनिक मंचों पर नहीं उठाया जा सकता। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको पार्टी को छोड़ देना चाहिए। मोदी सरकार की नई किसान नीति के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया। सीएम खट्टर ने ट्वीट करके यह कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मैंने पहले भी ये कहा है और मैं ये फिर से कह रहा हूं, अगर किसान को एमएसपी पर कोई भी परेशानी हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तब तक भोले भाले किसानों को उकसाना छोड़ दीजिए। वहीं इसके जवाब में सीएम कैप्टन ने भी ट्वीट किया है और निशाना साधा है सीएम मनोहर लाल खट्टर पर। जिस तरीके से किसानों को आज रोकने की कोशिश की गई उस पर सीएम कैप्टन ने तंज कसा है। उत्तराखंड के रुड़की में निजी प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली है, जहां अस्पताल में एक गर्भवती महिला ने बच्ची को जख्म दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने परिजनों से बिना पूछे महिला की बच्चेदानी ही निकाल दी। वहीं गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला का खून का रिसाव न रुकने पर डॉक्टर उसे फिर से ऑपरेशन थिएटर ले गए और परिजनों को ब्लड लाने के लिए कहा गया। महिला का पति और अन्य परिजन ब्लड लेकर के आए, जिसके बाद परिजनों से बिना पूछे ही डॉक्टरों ने महिला की बच्चेदानी निकाल दी। परिजनों ने पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत देकर के कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। अच्छा, तो हमने उसकी शादी करी, अभी साल हुआ, 1 साल भी हुआ, तो यहाँ हमने भर्ती कर दिया वो, तो उसकी बच्चेदानी निकाल लेगा। क्यों, क्या बिना बताओ किस लिए भर्ती हुई थी वो? बच्चा हुआ, लड़की हुई, बड़े ऑपरेशन से। आपको कैसे पता चला बच्चेदानी निकाल? बाद में बता डॉक्टर ने। आपसे कोई साइन वाइन कराया था? साइन करवाए, जब उससे साइन करवाए। अब आपने तहरीर दी किसी? हाँ, तहरीर दी थाने में। ऐसा है, आज अमन सिंगल झबरेड़ा निवासी हैं, इनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि अभिलाषा नर्सिंग होम में इनके द्वारा अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। इनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि बिना उनकी कंसेंट के डॉक्टर ने इनकी पत्नी का ऑपरेशन कर बच्चादानी निकाल दी है। तो इसी आरोप को लगाते हुए इन्होंने तहरीर दी है, जो कि जांच की जा रही है। बाद जांच इसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से लगातार पंजाब में किसान आंदोलन जारी है और पंजाब से जो किसान हैं वो हरियाणा से होते हुए दिल्ली के लिए कूच उन्होंने किया और उसी को लेकर के जिस तरीके से पंजाब के कलाकारों का समर्थन किसानों को मिल रहा है, पूर्व फौजियों का समर्थन किसानों को मिल रहा है, सभी किसानों के साथ आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली जाने के लिए कई बुजुर्ग भी आंदोलन में भाग ले रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पटियाला में हमारे संवाददाता अविनाश की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जो पहले आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अब खेलों में भी हिस्सा लेते हैं और अब किसानों की लड़ाई में भी पीछे नहीं है। किसान आंदोलन में भी मुख्तियार सिंह डटकर हिस्सा ले रहे हैं। ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨਿੰਗ ਗੇਮਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਤੇ
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਚਮਾਰੜੀ ਜੀ। ਚਮਾਰੜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਸਨ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 86 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਅੱਛਾ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, सेवा के तौर पे सेवा कर रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ? मैं 800 मीटर ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, 1500 ਤੇ ਗਿਆ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਫਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 300 ਮੀਟਰ ਹੈਡਲਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 800 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 4 ਮੈਡਲ 5 ਇੱਕ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੇਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਮੇਨ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਥੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਥੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਤਿਆਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਜ ਦੀ? ਬਿਲकुल रेडी है, 100% के 100% ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਗਏ, ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਆਏਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਗੇਮ ਉਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਵਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ANB ਨਿਊਜ਼ पटियाला। नाइजर में 27-28 नवंबर को इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भी इस बार भी कश्मीर का मुद्दा बैठक का एजेंडा नहीं होने वाला। इस बैठक में OIC में शामिल देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं और कश्मीर मुद्दे को एजेंडा नहीं बनने से पाकिस्तान में सियासी हलचल अब मच गई है। गौरतलब है कि इस्लामाबाद हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उछालता रहा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बुधवार को एक बयान जारी किया है जिसमें विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के OIC काउंसिल के बैठक में शामिल होने की जानकारी दी गई है। बयान में यह बताया गया है कि 2 दिन के इस सत्र में जम्मू और कश्मीर विवाद समेत मुस्लिम समाज के लिए जो दुनिया के सामने आए कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। हालांकि पाकिस्तान का ये फर्जी दावा जल्द ही झूठा साबित हो गया। दरअसल OIC की ओर से अंग्रेजी और अरबी में एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है जिसमें बैठक के एजेंडे में कश्मीर मुद्दे का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कराने के लिए न्यूनतम फीस तय कर दी गई है और इससे लोगों को राहत मिलेगी और कोई भी लेबोरेटरी कोरोना टेस्टिंग के नाम पर भारी भरकम फीस नहीं वसूल सकेगी। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए न्यूनतम 679 रुपये फीस तय कर दी है और इस फीस पर राज्य की सभी लेबोरेटरियों को कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। इन दिनों देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और जिसमें देश के 20 राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में ज़्यादा संख्या में कोरोना की टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ने लगी है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सभी लेबोरेटरीज में कोरोना टेस्ट करने की अनुमति देने के साथ ही टेस्ट की न्यूनतम फीस भी तय कर दी है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए ये फैसला लिया है उत्तराखंड की सरकार ने। अब लगभग सभी जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उनको अनुमति दे दी गई है और साथ ही साथ 679 रुपये तय कर दिए गए हैं
जो कोरोना जांच करवाने के लिए जाएंगे उनको सिर्फ और सिर्फ 679 रुपये ही आप फीस के लिए देने होंगे और इसी में लेबोरेटरी को टेस्ट करके टेस्ट रिपोर्ट जो है वो सौंपनी होगी। यूपी के बिजनौर में सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जहां ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मरम्मत का काम किया जा रहा है, सड़क पर बजरी यूं ही बिखरी पड़ी है, जिसके कारण कई वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का यह आरोप है कि खाली बजरी डाली जा रही है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहन अनियंत्रित होकर के हादसे का शिकार हो रहे हैं। गनीमत रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, और लेकिन कई गाड़ियों की हालत जो है वो बुरी तरह से खराब हो गई है। एक के बाद एक 3 गाड़ियां हादसे की शिकार हुई, कुछ लोग घायल भी हुए। नहीं था और फिलहाल आपका पहले हुआ एक्सीडेंट किसका हुआ है? सबसे पहले मेरा जी, फिर दूसरी गाड़ी थी जी टैगो जी, फिर उसका हुआ है, फिर हैरियर थी जी, उसका भी यही केस हुआ है। उसके आमने सामने कोई नहीं था, हल्का सा रोड पे ब्रेक ले रही है और गाड़ियाँ घूम रही हैं। रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रोड के ठेकेदार की बिल्कुल कमी है इसमें, जो इस रोड को बना रहा है जी, उसकी लापरवाही की वजह से ये नुकसान हुआ है। ठीक है। और आपके मतलब जितने भी यहाँ पे और सब गाड़ी वाले हैं उनकी भी रोड के बारे में कुछ शिकायत है या नहीं? नहीं, उनकी भी पूरी शिकायतें हैं। कुछ हॉस्पिटल में है, सब सिंगल आदमी थे जी गाड़ी में भी। गाड़ी में तो गाड़ी का बैलेंस स्पीड में थी कैसे, मतलब बता सकते? 50-60 स्पीड पे गाड़ियाँ फिसल रही हैं जी। उमरपुर से ये आधा किलोमीटर आगे जी जी, यहाँ पे बजरी की वजह से गाड़ियाँ फिसल रही हैं। नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम सोनू चौहान है। कहाँ से हैं? अमीरपुर गांव पड़ता है, सिवारा थाना। ठीक है, तो आप रोड के बारे में मतलब रोड वालों को, कंस्ट्रक्शन वालों को बताना। कंस्ट्रक्शन की ही कमी है, जो ये तीनों वो हुआ है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर।